Hello, good morning students. Welcome to your 12th chemistry class. We are discussing about general principle and processes of isolation of elements. 3 वीडियोज हम इसके ऊपर ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट है ये, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ पायरोमेटलर्जी। थ्योरी ऑफ पायरोमेटलर्जी में क्या है, पायरो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। पायरोमेटलर्जी क्या है, हीटिंग मेटलर करना है, यानी कि रिडक्शन करना है बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सम सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हम कार्बन के रूप में लेते हैं, यानी कि कोक चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्मेल्टिंग। सो स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और ऑफ मेटल टू एक्सट्रैक्ट द क्रूड मेटल फ्रॉम इट बाय यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि कार्बन का इस्तेमाल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाएगा। नाउ क्योंकि रिडक्शन में हमें करना क्या है, मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है, तो पहला काम हो गया हमें रिडक्शन कराना है इसका। अब रिडक्शन कराएंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का पॉजिटिव में है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू इसके देखें तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रिडक्शन कराया तो ये मेटल में कन्वर्ट हो गया और ये हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है, पहला रिएक्शन हो गया। अब जो ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है वो ऑक्सीडाइज करेगा कार्बन को, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। सो दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द कोक और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो इस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा डेल्टा जी सी CO के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या ये हो सकता है कि कोक जो है वो सीधे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके। दूसरी जो चांसेस है हमारे पास, दूसरी कंडीशन है, तो इन दैट कंडीशन हाफ C प्लस में हाफ O2 इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इस CCO2 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोक की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है यहाँ पे, देन यू कैन टेक CO प्लस में हाफ O2, इट विल गिव CO2 एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज CO2। इस इक्वेशन को हमने इसको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 इक्वेशन रखा। लेकिन जब आप लिंघम डायग्राम को देखते हैं तो लिंघम डायग्राम के अंदर मेटल ऑक्साइड का मेटल में कन्वर्जन का डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। उसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट एट ए गिवन टेम्परेचर दिया गया होता है। तो लिंघम डायग्राम का अगर हमें यूज करना है तो हमें ये वाला लेना पड़ेगा। मेटल जो कि सॉलिड स्टेट में है, व्हेन इट ऑक्सीडाइज्ड इट गिव्स मेटल ऑक्साइड, यानी कि रोस्टिंग द्वारा या कैल्सिनेशन के द्वारा हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर इसकी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज हम रिप्रेजेंट करेंगे MMX4। ये हो गया। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। अब क्योंकि अगर ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है जैसा कि नॉर्मली होगा, क्योंकि अधिकतर इस केस के अंदर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, डेल्टा जी जो है उसमें पॉजिटिव होगी। ये जो है इसमें डेल्टा जी की वैल्यू यानी कि फ्री एनर्जी नेगेटिव है, तो इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, रिएक्शन ये वाला मिलेगा हमें। और इसके अंदर जो डेल्टा जी की वैल्यू है यहाँ पे मोस्टली पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कपल करना है। हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए इस रिएक्शन को इस रिएक्शन के साथ में, इनमें से किसी एक के साथ में कपल कर दें, तो हमारे पास डेल्टा जी की नेट वैल्यू आ जाएगी कपलिंग करा करके। तो कपलिंग करानी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले ये जो भी रिएक्शन है जिनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, हालांकि इसकी भी नेगेटिव है, लेकिन हम इनमें से किसी एक में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 को सब्ट्रैक्ट करना हमें या तो इक्वेशन नंबर 2 से या 3 से या 4 से। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर केवल एक ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 से। सपोज करिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए क्या होता है। इसके केस में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा। सो माइनस हाफ O2 माइनस हाफ O2 एक दूसरे के साथ ही कैंसिल हो जाएंगे। इधर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास आ गया XM सॉलिड जो कि नेगेटिव में होगा, प्लस में COG, यहाँ पर आ गया हमारे पास में माइनस
MXO प्लस में CO2 गैस, ये वाला सॉलिड स्टेट में है। ये तो हमारी रिएक्शन आ जाती है। और साथ ही साथ क्या होगा कि इसका जो डेल्टा जी की वैल्यू है, गिब्स फ्री एनर्जी, उसमें से इसको हम माइनस करेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो आएगा हमारा, जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा जी CO2 माइनस डेल जी MXO, इसको अगर माइनस कर देते हैं तो ये हमारी वैल्यू आएगी, नेट वैल्यू आएगी। अब अगर ये जब मोर नेगेटिव है और ये लेस नेगेटिव है तो हमारी जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, हम डेल्टा आर जी नोट इक्वल कर दे गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो सपोज कर लेते हैं, हम एक वैसे ही ले रहे हैं, हम एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले रहे हैं। सपोज करिए कि इसकी वैल्यू है -5, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू सपोज करिए कि हम -300, क्या करेंगे, -300। इट मीन्स अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -500 प्लस 300 नेट आ गया -200। तो हमारी डेल्टा आर जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -200 जब हमने कपल किया तब, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर हम इन दो रिएक्शन को एक दूसरे के साथ कपल कर देते हैं। यही कंडीशन हम बाकियों के साथ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ऑक्साइड को अगर हमें रिड्यूस कराना है तो अब यहाँ पर नेगेटिव में है, हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी किसी रिएक्शन को अगर मैं दोबारा लिखता हूँ तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज MXO सॉलिड प्लस CO गैस, इट विल गिव XM सॉलिड प्लस CO2 गैस, और यहाँ पर डेल आर जी इज इक्वल टू आ गया हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो ये ओवरऑल हमें रिएक्शन प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है, तो ये शो करता है कि मेटल ऑक्साइड को आप मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी बेस पर हम ये रिएक्शन करवाते हैं, जब हम रिडक्शन कराते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स का, तो इसी थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं इस पर्पज के लिए। तो नेक्स्ट लेते हैं हम इसका टॉपिक, what is the effect of temperature? Effect of temperature on gives free energy change of reaction, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? So we know that gives free energy क्या है, ये हमारी इक्वेशन है, गिब्स फ्री एनर्जी की इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज माइनस टी डेल एस। यहाँ पर जो उनके सिंबल्स हैं उनके बारे में आपको पता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस लिखा, एंट्रोपी चेंज। अब होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेल्टा जी और डेल्टा एस इसके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। आप जब देखते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जब आप एक कर्व लेते हैं तो आप क्या दिखाते हैं इस कर्व के अंदर, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, रिएक्टेंट पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा फिर इस प्रकार से बनाएगा। तो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EP, और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करिए रिएक्टेंट की वैल्यू, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा H की वैल्यू को। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं
तो टेम्परेचर चेंज करने से होगा क्या, ये कर्व ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये वहीं रहेगा, ये भी वहीं रहेगा, इसमें कोई चेंज हुआ। ये टेम्परेचर सपोज करिए कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये टेम्परेचर है T2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डेल्टा जी की वैल्यू अभी भी वही है, क्योंकि जो एवरेज एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, इसका इस्तेमाल केवल किसके लिए हुआ है, इट इज सिंपली यूज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर हैविंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी। केवल पार्टिकल की संख्या को बढ़ाने में इस्तेमाल होता है, जैसा कि हम बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर देखते हैं। सेम यही चीज डेल्टा एस। डेल्टा एस किस बात पर डिपेंड करता है कि स्टेट का चेंज हुआ है या नहीं है, मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस होगा तभी ये चेंज होगा। अगर मेटल सॉलिड में है, मेटल ऑक्साइड भी सॉलिड में है टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी, तो इसका मतलब डेल्टा एस के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो फैक्टर केवल यहाँ पर है टेम्परेचर। इट इज द मेन फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इसको डिसाइड करेगा। सो व्हाट हैपन्स, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर डेल्टा एस की वैल्यू सपोज करिए कि नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी फिक्स है जो भी है। तो अगर ये डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस, अगर ये नेगेटिव है तो डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा डिफरेंस। इज दैट क्लियर? तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव चली जाएगी, सॉरी हाँ लेस नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि फिजिबिलिटी कम हो गई है यहाँ पे। अब अगर उसका अपोजिट ले लेते हैं आप कर्व को, जो कर्व कि ये तो मेटल के ऑक्साइड फॉर्मेशन का, अगर इसके अपोजिट लेते हैं मेटल ऑक्साइड का मेटल में कन्वर्ट होने का कर्व लेते हैं, तो क्या एलिंघम डायग्राम में तो क्या दिया गया है कि मेटल जो है आप उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं मेटल के ऑक्साइड में। तो इस कर्व के अंदर देखते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या होती जा रही, लेस होती जा रही टेम्परेचर के साथ। इस कर्व को अगर अपोजिट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी तो डेल्टा जी लेस नेगेटिव, उसमें लेस नेगेटिव हो रहा है, तो इधर क्या हो रहा है, लेस पॉजिटिव हो रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं उसमें भी डिक्रीज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेटल को लो टेम्परेचर पर रिड्यूस नहीं कराया जा पा रहा है तो इसका मतलब है उसको हम हाई टेम्परेचर पर रिड्यूस करा सकते हैं। तो द फिजिबिलिटी ऑफ रिडक्शन विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है जो कि गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर आता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो यही चीज़ें हम देखते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट का हम इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे कि आयरन के केस में FeO का अगर हमें रिडक्शन कराना होता है तो बिलो 673 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर इससे ऊपर के टेम्परेचर पर जाते हैं देन कोक बिकम्स द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम जिंक ऑक्साइड का हम रिडक्शन कराना चाहते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 1173 केल्विन तक तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इसके अंदर यूज नहीं हो पाता, ना तो कार्बन और ना ही कोक हो पाता है। लेकिन इसके ऊपर के टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं तो कोक बिकम्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, वहाँ पर रिडक्शन करा सकते हैं। यही बात हम देखते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के केस में भी देखते हैं। साथ ही आप एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम केस अगर आप देखेंगे अपने उठा करके एलिंघम डायग्राम को, तो आपको एक ट्रांजिशन मिलता है कर्व के अंदर, एक डिप इस प्रकार से चेंज, इस प्रकार से क्रॉस मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, जहाँ से अचानक चेंज है, ये चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेज चेंज हो गया। यहाँ पर जो मेटल था जो कि सॉलिड स्टेट में था, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर के, जैसे जिंक के केस में है 1180 केल्विन, तो जिंक के केस में Zn प्लस में हाफ O2 ZnO, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। व्हाट हैपन्स एट दिस टेम्परेचर, जिंक मेल्ट्स, जिंक मेल्ट करेगा तो रिएक्टेंट साइड के अंदर जो एंट्रोपी है डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये अभी भी उतना ही है। तो नेट चेंज क्या हुआ, यहाँ तो डिक्रीज हो रहे हैं दोनों, तो क्या है लिक्विड या गैसीय स्टेट में है तो एंट्रोपी इधर ज़्यादा इधर कम है, तो नेट रिजल्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
और नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी लेस नेगेटिव, इसलिए कर्व एकदम सीधा क्या हो गया, और एकदम तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। अब अगर इसी को उल्टा कर दे, इस कर्व उल्टा करेंगे अगर इस रिएक्शन को, तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, लेस नेगेटिव है। तो जब आप पॉजिटिव करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर वैल्यू है -100 और यहाँ पर वैल्यू है -50 है इस टेम्परेचर के ऊपर, तो आप अगर इस कर्व को उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, ये +50 होगा, लेकिन अगर इसको करते हो तो क्या होगा, +100 होगा। अब जो इसमें आपने रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, मान लीजिए वो है -400, तो अगर यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -350 आएगा। अगर इसको माइनस करते तो -300 आता है। इसका मतलब फिजिबिलिटी क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से फिजिबिलिटी जो है वो रिएक्शन की, यानी कि ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने की फिजिबिलिटी क्या है, इस केस में ज़्यादा है। इट मीन्स हायर टेम्परेचर पर आप आसानी से रिडक्शन करवा सकते हैं, अगर लो टेम्परेचर पर रिडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। नाउ वी कम टू द एप्लीकेशन ऑफ एलिंघम डायग्राम या थ्योरी ऑफ पायरोमेटलर्जी जो है उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ पायरोमेटलर्जी मीन्स किसी मेटल ऑक्साइड को एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में हीट करके किस प्रकार से हम रिडक्शन करा सकते हैं, कैसे वो हेल्पफुल है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम आयरन, कॉपर और जिंक का जो रिडक्शन है उनके ऑक्साइड्स का, यानी या उनके ओर्स का किस प्रकार से हम कन्वर्जन कर सकते हैं क्रूड मेटल में, उसके बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। तो पहले हम लेंगे आयरन के बारे में। तो पहले हम लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3। लिमोनाइट जो कि इसका और है Fe2O3 × 3H2O। मैग्नेटाइट Fe3O4। सीडेराइट FeCO3। आयरन पायराइट FeS। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसका जो भी और हैं उसको हम बारीक पाउडर यानी क्रशिंग कर लेंगे, पल्वेराइजेशन करेंगे, बारीक उसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। उसके बाद हम प्रोसेस क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ पर डिटेल्स नहीं लेंगे, डिटेल्स के लिए आप पिछले वीडियोज में जा सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है, अगर हम ऑक्साइड ओर की बात करते हैं, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट है या सीडेराइट है, तो इनके लिए हम प्रोसेस जो यूज कर सकते हैं वो प्रोसेस हमारा होगा, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यानी कि लेविगेशन मेथड, इसके द्वारा कर सकते हैं, जिसमें वेलफ्लेटेबल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपस्ट्रीम वाटर में हम करते हैं। इस ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होगा, और पार्टिकल्स बीइंग हेवियर दे सेटल एट द बॉटम and the impurities of sand and other light impurities will flow away with the running water। तो इसके साथ में आसानी से निकाल दी जा सकती हैं। अगर सल्फाइड ओर है, अगर सपोज करिए कि हमने FeS लेते हैं, आयरन पायराइट ले सकते हैं, तो इसके लिए फिर हम यूज कर सकते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसका इस्तेमाल करेंगे अगर हमने सल्फाइड ओर लिया है। अब जो भी और हमारे पास है, कंसंट्रेशन के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, या तो कैल्सिनेशन कराना है या फिर हमें रोस्टिंग करानी है, यानी कि कंसंट्रेटेड जो और है उसको हमें ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना, प्योर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अधिकतर हम ऑक्साइड और से कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे यहाँ पर। हालांकि अगर आपने आयरन पायराइट का इस्तेमाल किया है तो फिर हमें रोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो कैल्सिनेशन के अंदर क्या होगा, चाहे वो हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट है या सीडेराइट है, इन सब के लिए हम करते हैं कैल्सिनेशन। और अगर हमने आयरन पायराइट लिया हुआ है
तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग के द्वारा ऑक्साइड में कन्वर्जन करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो कैल्सिनेशन के दौरान क्या होगा, वही 4 स्टेप्स चीज़ें आएंगी जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किए। कैल्सिनेशन में अगर इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो मॉइस्चर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, ग्रेविटी सेपरेशन किया है, तो वाटर के स्ट्रीम में इसको वॉश आउट किया है, तो कुछ मॉइस्चर होगा इसके अंदर, वो हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके इन द सेंस और विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हम इसको हीट करेंगे, जिससे कि इसका मॉइस्चर निकल जाएगा। इसके अंदर हो सकता है कुछ वोलेटाइल इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, इसके अंदर हो सकता है कि इसके अंदर सल्फर हो, फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक वगैरह प्रेजेंट हो। अगर सल्फर है तो ये जो लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन कर रहे हैं उसके साथ में SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फोरस अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर इसके अंदर आर्सेनिक है तो ये आर्सेनियस ऑक्साइड के रूप में यहाँ से सेपरेट आउट किया जा सकता है। वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है, बाहर निकल जाएंगे। तीसरा काम क्या है कि अगर ये हाइड्रेटेड ओर है जैसा कि लिमोनाइट है, तो इसका जो वाटर कंटेंट है यानी कि मॉइस्चर है वो इसमें से बाहर निकल जाएगा, वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिमूव हो जाएगा। अगर ये सिडेराइट आप लेकर चल रहे हैं, FeCO3 है, तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू FeO प्लस में CO2, तो ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। चौथी बात क्या है कि सारे प्रोसेस के दौरान जो ओर है वो पोरस हो जाएगा, इजीली वर्केबल हो जाएगा, यानी कि उसका जो रिडक्शन कराना है ऑक्साइड ओर का वो कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस चीज़ें हैं जो इस दौरान इसके अंदर होती हैं। इसके बाद हम अगला प्रोसेस लेंगे स्मेल्टिंग, यानी कि क्या कराना हमें, व्हाट इज स्मेल्टिंग? इट इज द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल बाय यूजिंग कार्बन, दैट इज कोक और कार्बन, चारकोल, इनका इस्तेमाल करते हैं जब रिड्यूसिंग एजेंट में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग। सो और नेक्स्ट प्रोसेस जो इसके अंदर रहेगा वो है स्मेल्टिंग का। तो कैल्सिनेशन जो है हमने वो कराया रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर। स्मेल्टिंग जो है ये जो प्रोसेस कराएंगे इसके लिए हमें चाहिए ब्लास्ट फर्नेस। तो उसके लिए पहले हम ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम वगैरह जो है वो ड्रॉ करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो बच्चों हम प्रथम स्मेल्टिंग किस प्रकार से करेंगे। स्मेल्टिंग के लिए हम एक ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लास्ट फर्नेस का डायग्रामेटिक व्यू हमने लिया है। It is made of steel and internally it is lined by fire brick. It has cup and cone arrangement। ऊपर देख सकते हैं आप, 2 डबल कप है और एक कोन है इसके अंदर। इसका इस्तेमाल चार्ज को इंट्रोड्यूस कराने में और उसको कंट्रोल करने में किया जाता है। यहाँ पर केवल एक आउटलेट दिया हुआ है जहाँ से वेस्ट गैसेस जो है वो बाहर जा सकती हैं। ऊपर क्लोज है ताकि कोई गैसेस यहाँ से बाहर ना निकले, केवल यहाँ से ही गैसेस बाहर जा सकती हैं। नीचे के हिस्से में आप देख सकते हैं कि वैसे तो क्या है, एक पियर शेप है, लेकिन नीचे का जो हिस्सा वो सिलेंड्रिकल है। यहाँ पर हॉट एयर ब्लास्ट लगभग 1000 केल्विन के ऊपर इसके अंदर से हॉट एयर पास की जाती है, जिसकी ट्यूयर की सहायता से, इनको हम ट्यूयर्स बोलते हैं। यहाँ पर ट्यूयर्स का अरेंजमेंट है। नीचे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसके अंदर 2 होल हैं। यहाँ पर ये वाला जो ऊपर वाला होल है इसको आप कह सकते हैं टैपिंग होल, स्लग होल, और ये नीचे वाला है इसको टैपिंग होल कहा जाता है। टैपिंग होल में से जो मोल्टन आयरन है उसको हम बाहर निकालते हैं, स्लग होल में से स्लग को बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये पूरा इसका एक डायग्रामेटिक है। यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं हम चार्ज। नाउ चार्ज क्या है, हमने जो ओर का कैल्सिनेशन किया है, रोस्टेड ओर है हमारा या कैल्साइंड ओर है, 8 पार्ट ओर लेंगे हम, 4 पार्ट उसके अंदर कोक मिक्स करेंगे और 1 पार्ट उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को मिक्स करेंगे। इनका मिक्सर जो है उसको कहा जाता है चार्ज। इसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे अपर कप के अंदर। कोन को ओपन करके इसमें से कुछ चार्ज नीचे आएगा, फिर ओपन करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर जो कोक है जो हमने लिया है, ये दोनों काम कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ये फ्यूल का काम भी करता है। जो हमने यहाँ पर
लाइमस्टोन लिया है, ये यहाँ पर बेसिक फ्लक्स का काम करेगा। एसिडिक इम्प्योरिटी जो इसके अंदर प्रेजेंट है सिलिका वगैरह की, उसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। और ये ऑक्साइड ओर है जो कि कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के द्वारा हमने तैयार किया है। अब हम देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। इस पूरी जो ब्लास्ट फर्नेस है इसको 5 डिवीजन्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे 4 डिवीजन है, लेकिन 5वां जो है उसी के अंदर शामिल हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नीचे जो है, जब कोक ऊपर से इंट्रोड्यूस होगा, कोक नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे जो हम एयर पास करा रहे हैं उसका टेम्परेचर भी ऑलरेडी 1000 केल्विन या उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो जैसे ही कोक आएगा द कोक विल स्टार्ट बर्निंग एंड इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। इस वाले जोन को, जो सबसे निचला जोन है बिल्कुल बॉटम के पास में, इसको कहा जाता है जोन ऑफ कंबस्शन। यहाँ पर कोक बर्न करेगा हॉट एयर के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि बर्निंग ऑफ कोक जो है वो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, -393.4 किलोजूल पर मोल ऑफ हीट इज इवोल्व्ड, जिसकी वजह से इस एरिया का जो टेम्परेचर है, इस जोन का जो टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हाई टेम्परेचर होता है। इसको हम कहते हैं जोन ऑफ कंबस्शन, जो कि सबसे निचला जोन है। इसके बाद में जो ऊपर वाला जोन है जहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 1673 केल्विन है, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ हीट कंबस्शन। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जब व्हेन इट विल लिफ्ट अप, जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो ऊपर से आने वाला कोक उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हॉट कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। So when it will get converted to carbon monoxide, the formation of carbon monoxide from coke is an endothermic process and heat of change is 163.2 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हुई उसमें से कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, जो कि ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद इससे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं, जिसका टेम्परेचर लगभग 1423 केल्विन के आसपास है, नॉर्मली 1200 से लेकर के 1423 केल्विन तक का जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ स्लग फॉर्मेशन। जोन ऑफ स्लग फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो हमने लाइमस्टोन लिया है ये डिकम्पोज हो जाएगा, लगभग 1200 केल्विन पर इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ये जब डिकम्पोज होगा तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। द कैल्शियम ऑक्साइड सो फॉर्म्ड, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसी प्रकार से कोक के साथ मिक्स होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, या जो यहाँ पर आउटलेट है वेस्ट गैसेस के लिए वहाँ से बाहर निकलेगी। लेकिन यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, जो स्लैक लाइन प्रोड्यूस हुआ, ये सिलिका यानी कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जो ओर है उसके साथ में नॉर्मली सिलिशियस मैटर प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होती है इम्प्योरिटी ग्रुप में। सिलिका जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बेसिक फ्लक्स है उसके साथ में रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म CaSiO3 स्लग बना देगा, मोल्टन स्लग बन जाएगा, जिसको हम यही स्लग नीचे आएगा तो यहाँ पर मोल्टन आयरन के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, इसी को हम स्लग होल में से बाहर निकाल सकते हैं। इससे ऊपर वाला जो जोन है जो कि लगभग 500 केल्विन से लेकर के लगभग ये 1100-1200 केल्विन तक है, ये वाला जो जोन है ये पूरा जोन कहलाता है जोन ऑफ रिडक्शन। इस जोन ऑफ रिडक्शन में कई प्रकार के प्रोसेसेस होंगे डिपेंडिंग अपॉन द हमने कौन सा ऑक्साइड ओर लिया है। अगर हमने हेमेटाइट लिया है तो इस जोन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल चेंज एंड रिड्यूस Fe2O3 इंटू FeO, फेरिक ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पर फेरिक फेरो ऑक्साइड है यानी कि मैग्नेटाइट है तो ये भी रिएक्शन करेगा, फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लगभग 870 यानी कि 500 केल्विन से लेकर 873 केल्विन के आसपास तक ये चीज़ें चलेगी। अब जो यहाँ पर FeO तैयार होता है एट ए हायर टेम्परेचर नियर अबाउट 1123 केल्विन पर, यही आयरन फेरस ऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है उसके साथ में इसका रिएक्शन होगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आयरन, मोल्टन आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मोल्टन आयरन जब नीचे की तरफ आता है तो कुछ जो इम्प्योरिटीज हैं, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक वगैरह है, वो इसके अंदर मिक्स हो जाती है, इवन MnB इसके अंदर
मिक्स हो सकता है, जिससे कुछ इम्प्योरिटीज इसके अंदर आ जाती हैं। अगर हमने आयरन का ऑक्साइड लिया है यानी कि हेमेटाइट है, और अगर अभी भी कुछ हेमेटाइट बच जाता है जो कि रिड्यूस नहीं हुआ है, तो एट अबोव 1123 केल्विन, एलिंघम डायग्राम में हम देखेंगे कि 1123 के ऊपर कोक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है बजाय कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये कोक के साथ में मिक्सअप हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और ये बनाएगा मोल्टन आयरन प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो मोल्टन आयरन है अलॉन्ग विथ सम इम्प्योरिटीज इट विल कम डाउन। जब ये नीचे आ रहा होगा तो जब ये इस रेंज में पहुंचेगा 1423 से 1673 की रेंज में पहुंचेगा, चाहे वो स्लग है चाहे वो आयरन है, दैट इट विल गेट मेल्टेड, ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। इसीलिए इस जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ फ्यूजन, जिसका टेम्परेचर 1423 से 1673 केल्विन है। तो ये लगभग जोन ऑफ स्लग फॉर्मेशन और ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, यानी इनके बीच का है ये। तो यहाँ पर सारा मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। एज इट विल ट्रिकल डाउन द स्लग विल being lighter will come up and the molten iron being heavier it will go at the bottom, it is collected in the bottom। molten iron bottom में हो गया, इसमें कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, लगभग इसमें 4% कार्बन ट्रैप हो जाता है। इस आयरन को हम कहते हैं पिग आयरन, और जो इसमें इम्प्योरिटीज है वो स्लग के रूप में ऊपर इकट्ठी हो जाती है। इसको यहाँ से हम स्लग होल के द्वारा इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होता है। तो ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेंशन द रिएक्शंस ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो उसमें हमें ये सारे रिएक्शंस जो हैं वो लिखने होंगे। जोन ऑफ कंबस्शन में क्या होता है, कार्बन का जो ऑक्सीडेशन होगा कोक का, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हीट ऑफ जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कोक के साथ मिक्स होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। एंथैल्पी इज पॉजिटिव है, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज होगा। उसके बाद आता है जोन ऑफ स्लग फॉर्मेशन, इसके दौरान कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ मिलकर के स्लग बना देगा, इस प्रकार से इम्प्योरिटीज यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। जोन ऑफ रिडक्शन के अंदर आयरन के जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स हैं उनका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिडक्शन होगा और वो आयरन या फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेमेटाइट है, हायर टेम्परेचर पर अबाउट 1123 केल्विन पर इट विल बी रिड्यूस्ड बाय कोक एंड गेट कन्वर्टेड इनटू आयरन। ये आयरन या स्लग जो है जब ये फ्यूजन जोन में से, जोन ऑफ फ्यूजन में से यानी कि 1423 1673 केल्विन के बीच में से पास होगा तो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। इट विल ट्रिकल डाउन एंड molten iron is collected at the bottom and slug at the upper float on the molten iron and they can be removed by their respective holes। टैपिंग होल में से आयरन और स्लग होल में से स्लग को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब जो पिग आयरन है ये क्योंकि अभी इम्प्योर आयरन है, इसमें 4% जो है ऑलरेडी कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है, तो हम क्या हमारे जो मोटिव है वो क्या है कि इस कार्बन कंटेंट को और भी कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो पिग आयरन को हम कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ब्लास्ट फर्नेस में हमें पिग आयरन प्राप्त होता है। उस पिग आयरन को अगर हम स्क्रैप आयरन के साथ में प्लस में कोक डाल करके हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर के अंदर उसको हीट करते हैं, जिससे कि उसमें से जो कुछ कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वहाँ से रिमूव हो जाता है और कार्बन कंटेंट इसमें डिक्रीज हो जाता है। इट कम्स आउट टू अबाउट 3%, 4% से लगभग 2.5 से 3% के बीच आ जाता है। कास्ट आयरन को फिर हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं इसको कंज्यूमेबल फॉर्म में, और वो जो बेस्ट कंज्यूमेबल फॉर्म है वो हमारा रोट आयरन है जो कि डक्टाइल है, मेलिएबल है, तो उसमें कन्वर्ट करना है। तो कास्ट आयरन को रोट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए कास्ट आयरन को एक रिवर्बरेटिव फर्नेस के अंदर हीट किया जाता है जो कि हेमेटाइट के द्वारा लाइन, यानी इसके जो अंदर की परत है उसके ऊपर हेमेटाइट की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। इसमें कुछ मात्रा में लाइमस्टोन भी डाल देते हैं जो कि फ्लक्स का काम करता है यहाँ पे। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, अगर इसके अंदर जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है एंड इट गेट आउट ऑफ द फर्नेस। सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में, सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और Mn जो है वो मैग्नस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैग्नस ऑक्साइड और
सिलिका, ये एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करके स्लग बना लेते हैं, MnSiO3 स्लग बन जाता है। ये वोलेटाइल हैं, ऑलरेडी निकल चुके हैं और इन्होंने रिएक्शन करके क्या बना लिया, MnSiO3 बना लिया। फॉस्फोरस का जो पेंटाऑक्साइड है, जो हेमेटाइट की लाइनिंग है उसके साथ में इंटरेक्ट करेगा और ये बना लेगा FePO4, ये भी स्लग के रूप में बाहर निकल जाएगा, लाइट इम्प्योरिटी होगी, ये भी स्लग बन जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर हमने जो लाइम स्टोन डाला है वो फ्लेक्स का काम करता है, और अगर एक्सेस ऑफ इसमें SiO2 प्रेजेंट है तो उसके साथ मिक्स हो जाएगा CaO प्लस में SiO2 एंड इट विल फॉर्म CaSiO3 यानी कि स्लग बन जाएगा। इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अब जो मोल्टन आयरन है वो नीचे आ जाएगा, रिवर्बरेटरी फर्नेस में सेटल होगा, वहाँ से हम उसको अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से कास्ट आयरन को रोट आयरन में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद रोलर्स के अंदर उसको प्रेस किया जाता है ताकि उसके अंदर जो उसके सरफेस पे कोई इम्प्योरिटीज वगैरह है वो उसमें से अलग हो जाए और उस आयरन को हम अलग कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। इसमें हमने देखा कि जो थ्योरी ऑफ पायरोमेटलर्जी है उसको किस प्रकार से अप्लाई किया गया है, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस के दौरान हीट का कैसे इस्तेमाल हुआ, हीट का टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहा है। तो हमने देखा कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। रिडक्शन भी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग है और रिड्यूसिंग एजेंट भी टेम्परेचर के अनुसार ही अपना वर्क कर रहे हैं। कहीं पर लोअर टेम्परेचर पर हमने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि हाई टेम्परेचर पर कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। सो लिंघम डायग्राम यहाँ पर हेल्प करता है कि हम सिलेक्ट कर सकें कि हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। सो बेस्ट थिंग यहाँ पर यह है कि हम कोक का जब इस्तेमाल करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। दूसरा, कोक रिड्यूसिंग एजेंट का काम तो करता ही करता है, साथ ही एक बहुत बढ़िया फ्यूल भी है, एक बेस्ट फ्यूल है वो। तो दैट्स वाई द प्रोसेस विल बिकम चीपर एंड कन्वीनियंट। दैट्स ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।